everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 प्रिपरेशन में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके साथ मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स बताऊंगी जिससे इजीली आप करेक्ट आंसर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो अगर आप स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हो अभी भी, तो बहुत इजीली पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने मेरे लेक्चर्स हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स को फॉलो करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा ही। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी हैं एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी हैं आपकी तैयारी के लिए। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो एंड इसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो। डायरेक्टली बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है इरिटेशन इन आईज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, यानी कि आंखों में जो जलन होती है वो कौन से प्रदूषक की वजह से होती है। सो करेक्ट आंसर है सल्फर। Next question is, which of the following types of natural hazards have the highest potential to cause damage to humans? So निम्नलिखित में से कौन सा वो प्राकृतिक ऐसा खतरा है जो कि मनुष्यों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, यानी कि सूखा और बाढ़। Then we have next question, which of the following sequences represents the most logical sequence in doing research? So research करते समय हमें एक सीक्वेंस को, एक स्टेप को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो कौन सा वो करेक्ट ऑप्शन है। सो देखो, सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन करना है किसको, रिसर्च प्रॉब्लम को। उसके बाद हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि परिकल्पना करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम उस परिकल्पना को चेक करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है, एंड देन सबसे लास्ट में हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आएगा। तो इसमें सबसे पहले ये याद रखिए कि रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा पहला स्टेप होता है एंड रिजल्ट की रिपोर्ट बनाना लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्मॉग इन सिटीज इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ। भारत के शहरों में जो स्मॉग होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। सो उसमें होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट सुटेबल फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज। सो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए कौन से पौधे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाइट पाइन, यानी कि सफेद चीड़ का पेड़। देन वी हैव मॉस एंड लिचन्स, यानी कि काई और लाइकेन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बायो मॉनिटरिंग अगर हमें करनी है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन की, तो उसमें बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि पिछली बार एग्जाम में थोड़ा घुमा के पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट था एंड ये ऑप्शंस का पार्ट था, तो आप लोगों को क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेगरिज्म इन रिसर्चेस। इसको आप लोग प्लेजरिज्म भी बोल सकते हो, प्लेगरिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको कि शोध की चोरी बोला जाता है। सो रिसर्च में इसको क्यों यूज किया जाता है, क्या ये होता है। तो ये होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना एंड उसको यूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मान लीजिए कि हमारी जो ग्लोबल ऑनलाइन के नोट्स अगर आप ले रहे हो एंड उन नोट्स को आप लोग अपना नाम ऐड करके, अपनी कंपनी का लोगो ऐड करके आगे कहीं सेल कर रहे हो, किसी स्टूडेंट को बेच रहे हो, चाहे हार्ड कॉपी में चाहे सॉफ्ट कॉपी में, तो आप लोग क्या कर रहे हो, प्लेजरिज्म कर रहे हो। यानी कि आपने क्या किया, हमारे कंटेंट को कॉपी किया और अपना नाम देकर उसको आप आगे सेल कर रहे हो, तो इसकी एक बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। तो रिसर्च के दौरान आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हजार्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप लोगों को जरूर पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो ओजोन होल जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूवी रेडिएशंस। देन वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो ये मीथेन से कनेक्ट होता है। नेचुरल हजार्ड जो है सुनामी है, ठीक है, आप लोगों ने सुनामी सुना होगा, ये नेचुरल हजार्ड है, इसकी मदद से आप इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि इको सेंट्रिज्म होता है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है, जो कि एक कॉमन पैटर्न है, एनटीए के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, सोशल, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे सामाजिक तनाव बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है इंडिया में। इसका कारण ये बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है, यानी कि उसकी आवृत्ति और तीव्रता जो है वेदर चेंज की, विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 की दोनों ही स्टेटमेंट सही बोल रही है। एंड इस वाली स्टेटमेंट का कारण ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट hindrance in using biomass as a major energy source is, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू ग्रो एनर्जी क्रॉप्स जो है इसका एक मेजर रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। ठीक है, सो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे, पॉपुलेशन डे, ओजोन डे एंड एड्स डे। सो आप लोगों को स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सो आप लोगों के एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे की 2023 की थीम क्या थी, 2022 की थीम क्या थी, एंड कौन सी कंट्री में इसको सेलिब्रेट किया गया, कौन इंडिया में अगर ये सिर्फ मनाया जाता है तो कौन से स्टेट ने या फिर कौन सी सिटी ने इस बार इसको होस्ट किया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली ये डेज और उनकी जो थीम होती है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, एंड आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा इन चीजों के लिए। हम लोग जल्दी ही आपके लिए करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को मदद करेगी। ओके, वन बिलो इज अ प्रोपोजिशन जिसमें कि पूछा गया है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसमें हमें बताना है कि क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कौन सा यूज किया गया है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो यूनिवर्सल, जहां पे यूनिवर्स आ गया इसका मतलब है कि हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कुछ लोगों या कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम परसेंटेज, सम पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सब लोगों ने सुनी होगी, ये स्टेटमेंट सब लोग मानते हैं। सो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओके, जहां पे पूरी स्टेटमेंट ट्रू है एंड हम लोग बिल्कुल श्योर है उस स्टेटमेंट को लेकर के, तो वहां पे हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव टर्म आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक फिलोसफी, यानी कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कौन से प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शंस है, प्रत्यक्ष, अनुमना, शब्द, उपमना, अर्थपति या फिर अनुपलब्धि। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले वैशेषिक दर्शन क्या होता है। आप लोगों ने इंडियन फिलॉसफी जरूर सुनी होगी। इंडियन फिलॉसफी के अंदर हमारे पास 6 स्कूल्स होते हैं। 6 स्कूल्स में से किसी एक स्कूल का नाम है वैशेषिक फिलॉसफी, ठीक है। एक स्कूल का नाम है विशेषिक फिलोसफी एंड बाकी के जो 5 स्कूल्स हैं उनके नाम क्या है, ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को करेक्ट करना, गूगल पे चेक कीजिए एंड मुझे कॉमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, वैशेषिक फिलोसफी एक स्कूल है एंड इसके अंदर 2 प्रमाण को यूज किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने होती है, जिस चीज को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। दूसरा होता है अनुमान लगाना, यानी कि गेस करना। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर टू प्रोपोजिशंस, ऑल फिलोसोफर्स आर फॉलिबल एंड सोक्रेट्स इज नॉट फॉलिबल। तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा फिलोसफर्स तो समझ आ गया, ये फॉलिबल का क्या मतलब होता है, सॉक्रेट्स का क्या मतलब होता है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मतलब इसका पता होगा। ठीक है, सो आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की एक ट्रिक मैं ये बताती हूँ कि आपको यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। जो प्रोपोजिशंस गिवन होती हैं उसके वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें चार तरह की चीजें होती है, ए, ई, आई एंड ओ। ओके, सो ए का मतलब होता है हमारे पास ऑल, देन वी हैव ई, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ऑल फिलोसोफर्स, यानी कि स्टेटमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट ए। सॉक्रेट इज नॉट फॉलिबल, यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओ। यहाँ पे सम नहीं लिखा है, बट नॉट अगर बीच में होगा तो इसका मतलब है कि सम शुरू में जरूर है। ठीक है, इसका मतलब है ए एंड ओ स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक जगह पे आ जाए, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। एंड ए और ओ के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप होता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कौन कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। फर्स्ट इज अध्यास, अपोहा, अभवा, जिसको कि अभाव बोला जाता है, यानी कि किसी चीज की कमी। नेक्स्ट इज अर्थपति, यानी कि किसी अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि किसी वर्ड के मीनिंग को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। प्रत्यक्ष जो चीज हमारे सामने है, शब्द मतलब कोई वर्ड। बुद्धिज्म में कौन सी चीज को एक्सेप्ट किया गया था, करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड ई ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने एक लिस्ट बना दी है कि बुद्धिज्म में किसको एक्सेप्ट किया जाता है, उपनयन में किस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे अपोहा एंड प्रत्यक्ष, ये दोनों चीजों के बारे में बात की गई है। अपोहा क्या होता है, अपोहा रेफर्स टू बुद्धिस्ट एक्सक्लूजन थ्योरी। ठीक है, ये उनकी एक्सक्लूजन थ्योरी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है कि बुद्धिज्म के अंदर उनकी नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, तो वो है अपोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट गिवन है, आपको बताना है। कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हैं, उसको बताना है कि उसका नेचर क्या हो सकता है। आपने अगर इसकी सिर्फ पीवाईक्यूज पे ओवरव्यू भी लिया होगा तो आपको पता होगा कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ हम वैलिड और इनवैलिड ये दो ही टर्म्स को जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मैंने आपको बता दिया, उसके फिगर्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन मदद करता है, तो उसमें मदद करता है मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, सपोज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देन वी हैव ऑल एनिमल्स आर ब्रेव। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स है। इस केस में मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी एनिमल। हमेशा किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को डिसाइड करने के लिए, उसका फिगर डिसाइड करने के लिए मिडल टर्म का एक मेजर रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड व्हाट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, उससे हम उसके मूड तक पहुंच पाते हैं। Then we have next question, the fallacy. Fallacies are very important for your UGC NET examination. We have different types of fallacies. All types are very important, right? The fallacy produced in the conclusion due to the repudiation of sadhya by hetu is known as.
सो हेतु के द्वारा अगर साध्य के रेपुडिएशन यानी कि खंडन के कारण कोई फैलेसी हमारे पास आती है, फैलेसी बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको विरुद्ध बोला जाता है। ठीक है? सो विरुद्ध को और क्या बोला जाता है? इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी बोला जाता है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा, लेकिन विरुद्ध की जगह ऑप्शन होगा कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ओके, ये क्या होता है विरुद्ध? इट इज द वन विच डिस्प्रूव्स द वेरी प्रोपोजिशन विच इज मेंट टू प्रूव। एक ऐसा प्रोपोजिशन जिसको हमें प्रूव करना था, लेकिन उसको हमने डिसअप्रूव कर दिया, वो हम उसके विरुद्ध चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी? सो न्याय फिलॉसफी में कौन सा होता है एक सीक्वेंस? तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास आकांक्षा, देन वी हैव योग्यता, देन वी हैव सन्निधि, देन वी हैव तात्पर्य। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर propositions given है, two of them are related in such a way that they cannot be true together although they can be false। यानी कि चार में से दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, देन आपको इसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, देन फिर आप उसको कंपेयर करोगे। जो भी स्टेटमेंट जहां पे दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, वो स्टेटमेंट्स क्या होती है? कॉन्ट्रारीज स्टेटमेंट्स होती हैं। इस चीज को अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, वो चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स होती हैं। सो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट हमेशा होती है ए टू ई। ए का मतलब हो गया ऑल वाली, ई का मतलब हो गया नो वाली। सो ऑल वाली स्टेटमेंट एंड नो वाली स्टेटमेंट, इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी ओनली। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इन्फेरेंस इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो इट इज कॉल्ड पूर्ववत अनुमना। सो पूर्ववत अनुमना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ववत अनुमना क्या होता है? इन्फेरेंस होता है जिसमें कि वी इन्फर द अनप्रिसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम प्रिसीव्ड कॉज। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी में एक हमारे पास ऑर्डर होता है जिसको कि आपको याद रखना जरूरी है। सो इसमें ऑर्डर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा प्रतिज्ञा, उसके बाद आता है हेतु, उसके बाद आता है उदाहरणा यानी कि एग्जाम्पल, देन वी हैव उपनया, देन वी हैव निगमना। ओके, निगमन जिसको बोलते हैं। तो न्याय फिलॉसफी के अंदर ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन फिलॉसफी के जो 6 स्कूल्स होते हैं उसमें से एक न्याय फिलॉसफी भी है। गौतम जो है वो मेन प्रोपोनेंट है न्याय फिलॉसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है इन अ प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो मैंने आप लोगों को बता दिया पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नीदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें हम लोग ना ही सब्जेक्ट को ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित नहीं किया जाता। In order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors, a scholar cites example from Vedas. The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called as what? So it will be called as Shabd, यानी कि verbal testimony. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन लॉजिक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं समझाने की चीज है, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन है इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ द मिडल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड। सो माइनर टर्म में जो मिडल टर्म होती है, दो स्टेटमेंट्स में मैंने क्या बताया? मिडल टर्म होती है जो दोनों में कॉमन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पक्षधर्मिता। ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि इंडियन लॉजिक कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज असिद्ध इज अ फैलेसी व्हेन द मिडल टर्म इज, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ठीक है, अनप्रूव्ड फैलेसी जो होती है, फैलेसी तब होती है व्हेन द मिडल टर्म इज अनप्रूव्ड। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर ही बता दिया।
सिद्ध मतलब प्रूव कर दिया किसी चीज को, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ओके, next question is golden mountain is fairy because it is smoky. It is smoky, full stop. Which type of fallacy is committed by the above inference? So golden mountains यानी कि स्वर्ण पर्वत जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं एंड वो फायरी भी होते हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज स्मोकी, क्योंकि वहां पे धुआं भी रहता है। सो ये किसका आंसर है? ये आश्रय सिद्धि का आंसर है। Ayurveda, which deals with indigenous system of medicine, could be traced to। अब आप लोगों को पता है हमारे पास चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो आयुर्वेद की बात या फिर आयुर्वेदिक जो रेमेडीज होती हैं उसकी बात कौन से वेद में की गई है, ये पूछा है। सो वो बात की गई है अथर्ववेद में। All flowers are toys, some toys are trees। All flowers are toys and some toys are trees, some butterflies are trees। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, दैट इज सी एंड ई ओनली। सम टॉयज आर फ्लावर्स एंड सम ट्रीज आर बटरफ्लाइज। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट लॉजिक भी लगा सकते हो, या फिर जिसमें कि आप लोगों को मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए होता है, यानी कि ऑल वाली स्टेटमेंट को अगर दूसरी ऑल वाली स्टेटमेंट के साथ जोड़ जाए तो आंसर में, यानी कि ऑप्शन में से ऑल वाली स्टेटमेंट जरूर सेलेक्ट होती है। तो इस तरह के मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इसको इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2, 10, 30, 68 एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हम लोगों को पहले बेसिक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है इन गिवन वैल्यूज के साथ। सो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में तो इसका पैटर्न क्या है। अगर हम 1 रेज़ टू पावर 3 करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2, जो कि ये गिवन है। नेक्स्ट में अगर हम लोग 2 रेज़ टू पावर 3 करते हैं, +2 करते हैं, देन वी हैव वैल्यू 10। नेक्स्ट में 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30। देन वी हैव 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 68। सो ये गिवन पैटर्न को तो हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 130। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 130। तो ये अगर स्टूडेंट्स आप लोग फाइंड द नेक्स्ट नंबर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज या लेटर सीरीज के, इसको आप लोग पीवाई क्यूज को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको काफी आइडिया हो जाता है कि किस तरह के पैटर्न से जनरली एनटीए क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइट इज रिटन एज GILTH, तो इसके लिए आपको क्या करना है, LIGHT इस तरह से लिख देना है एंड इसको हम कन्वर्ट करते हैं GILTH से। सो इस तरह से अगर आप लोग इन लेटर्स को लिख लेते हो तो आप लोगों को इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। सो अब देखो, आई को हमने एज इट इज रहने दिया, जी को हमने यहाँ पे ले आया और इस वाले एल को हमने यहाँ पे ले आया, साथ ही एच को हम इस तरफ ले आए हैं एंड टी को हम इस तरफ ले आए हैं। सो इसमें हो रहा है ये वाला पैटर्न फॉलो। नेक्स्ट एक और चीज हमें दी है कि अगर फाइट को इस तरह से लिखा जाता है तो इसको भी हम लिख कर देख लेते हैं, FIGHT। ये आप लोगों को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ। अगर आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप लोग बहुत इजीली कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे भी देखो, मिडल टर्म को हमने एज इट इज रखा, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए एंड इन दोनों को भी हमने इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, SIGHT। इसको हम क्या कर सकते हैं, जी को यहाँ ले आएंगे, आई को एज इट इज रख लेंगे, देन वी हैव एस, देन वी हैव यहाँ पे आ जाएगा टी एंड एच को ले आएंगे हम इस तरफ। सो करेक्ट आंसर क्या बन गया, GISTH। सो GISTH यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर पेपर 1 के कोई सेपरेट सेशंस आप मुझसे चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 10, 26 एंड 50। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ।
इसमें कौन सी ट्रिक हमने यूज की है, कौन सा पैटर्न हमने यूज किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, इससे आप लोगों की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा, इसका पैटर्न नहीं पता चल रहा, तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज। लेटर सीरीज गिवन है ACF EGJ IKN एंड MOR। तो इस लेटर सीरीज में स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले एक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। सो अब देखो, इसमें हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ACF, देन वी हैव EGJ, देन वी हैव IKN, देन MOR, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पहले नंबर का कंपैरिजन करना है। सो ए से अगर हम ई के तरफ जाते हैं तो +4 वैल्यूज आती हैं। ए से ई पे काउंट कीजिए, 4 नंबर्स की एडिशन होती है। ई से आई पे भी +4 होता है एंड आई से एम पे भी +4 होता है। तो सेम ही पैटर्न हमें फॉलो करना है ई से आगे की ओर। सो ई से जब हम लोग आगे की ओर सॉरी एम से आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्यू, ठीक है। सो ऑप्शंस में देखो, क्यू से ही आप लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। सो आप लोगों को यूजीसी नेट के रीजनिंग के सेक्शन में स्मार्ट वर्क करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर सीरीज में से ही हम लोगों को करेक्ट आंसर बहुत बार मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लोकेशन ए। सो एक पर्सन की लोकेशन है ए, तो उन्होंने ए से 3 किलोमीटर पर आवर की तरफ को ईस्ट की साइड को जो है मूव किया, ठीक है। सो अगर हम लोग इस पॉइंट को ईस्ट डायरेक्शन मानकर चलते हैं तो उन्होंने 3 किलोमीटर जो है ट्रेवल किया है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है। ओके, उन्होंने सिर्फ यहाँ 3 किलोमीटर तक ही ट्रेवल किया। उसके बाद फॉर 1 आवर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किलोमीटर के लिए उनको कितना समय लग गया, इसके लिए उन लोगों को 1 आवर का समय लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने टर्न कर दिया लेफ्ट को। तो इस तरफ को जाते जाते उन्होंने लेफ्ट को टर्न कर दिया एंड वो कितना 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया उन्होंने 6 आवर तक के लिए। सो इस तरफ को अगर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 6 आवर्स 1.5 किलोमीटर तक का ट्रेवल किया टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एंड इस तरह से वो कहाँ पर पहुंच गए, इस तरह से वो पहुंच गए अपनी लोकेशन बी पे। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो अब देखना है ए से बी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ये वाला शॉर्टेस्ट था। यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे उन्होंने 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया। सो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी है। सो 1 घंटे तक आप कैलकुलेट करते हो 3 पे, तो आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे टोटल 3 किलोमीटर। देन 1.5 को हमें 6 के साथ करना है, यानी कि 1.5 किलोमीटर उन्होंने 6 आवर्स में ट्रेवल किया। सो 1.5 को अगर हम 6 से मेजर करते हैं तो वो आ जाता है अराउंड 9 किलोमीटर। सो शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये जो वैल्यूज आई हैं बेस स्क्वायर प्लस दिस वाला स्क्वायर, एंड इसको हम ये कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.48। सो 9.48 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0, 6, 24, 68 एंड 120। सो यहाँ पे सेम हमें लॉजिक को फॉलो करना है। पहले मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ। सो इसमें देखो क्या है, 0 में 1 को मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0। देन वी हैव 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट वी हैव, तो 6 वैल्यू भी आ गई, 0 वैल्यू भी आ गई। 24 वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24। उसके बाद आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60। 60 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 6 120। देन वी हैव 5 इंटू 6 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 210। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 210। तो ये थोड़े से बेसिक लॉजिक्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस आपकी चाहते हैं, तभी आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। सो डेटा विजुअलाइजेशन होता है पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। सो लेटर सीरीज गिवन है जिसमें बोला गया है ए बी सी एफ। अगला है बी सी डी जी। इस तरह से ही आपको हमेशा लिखना है। देन वी हैव सी डी ई एंड एच। देन वी हैव डी ई एफ एंड आई। ओके, सो ये लेटर सीरीज आ गई। अब इसमें देखना है नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। इसमें ए से बी पे जाएंगे +1, बी से सी पे जाएंगे +1, सी से डी पे जाएंगे +1, यानी कि एक एक डिजिट हम आगे बढ़ते गए। देखो फिर से यहाँ पे बी से सी पे गए +1 +1 +1 का पैटर्न ही यहाँ पे फॉलो किया गया है। डी के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई ई के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई एफ। यहाँ पे ई एंड एफ के 3 पैटर्न्स गिवन है। ठीक है, हमें अगला भी सॉल्व करना पड़ेगा। E+1 F+1 G। यहाँ पे इसको हटा देंगे तो F+1 G। यहाँ पे आ गया हमारे पास H+1 I+1 J। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज EFGJ। EFGJ यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 0, देन वी हैव 8, देन वी हैव 24, देन वी हैव 48। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया है वो अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे बताने से पहले। ठीक है, 0 से 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 से 24 के बीच में कितना है? 16 का। 24 से 48 के बीच में कितना है? 32 का डिफरेंस है ना। अब तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कोई भी नहीं आया, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है ये सारा डिफरेंस भी क्या है? ये सारा डिफरेंस भी जो है कैलकुलेट होता है 8 से। इसमें डिफरेंस आ गया 8 का, इसमें डिफरेंस आ गया 8 का। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 8 2 16, 16 2 32, देन हमें इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो वो कितना आ जाता है? 40। 48 में अगर हम लोग 32, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, 24 में अगर 8 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 32। 48 + 32 आ जाता है 80। ठीक है, 80 आ गया यहाँ पे आंसर हमारे पास इस तरह से। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर ACE FHJ KMO and PRT। राइट, इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें आप लोग देखो, सबसे पहली टर्म है AC। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +5 का। +5 एंड +5। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो +5 का ही डिफरेंस है, तो ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं। डायरेक्टली P के बाद अगर हम लोग +5 कर लेते हैं, P के बाद +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? U आ जाएगा। U पे हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर। डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। एंडस में एक तरफ लेवल्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं, दूसरी तरफ फोकस ऑफ कंसर्न यानी कि इसका बेसिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वो दिया गया है। सबसे पहले ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मेरे थियोरी लेक्चर सीरीज देखे हैं तो उसमें मैंने इस टॉपिक को लेकर के कीवर्ड्स आपको बताए हैं। अगर हम मेमोरी लेवल की सबसे पहले बात करें, ये स्मॉलेस्ट लेवल होता है एंड जहां पर भी हम फैक्ट्स को रिकॉल करने की बात करते हैं, कभी भी आपको रिकॉल वर्ड नजर आए डायरेक्टली आप लोग मेमोरी लेवल को उससे कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल। किसी चीज की समझ कब होती है? जब हम उसके बीच में रिलेशनशिप, उसके फैक्ट्स और उसी चीज को लेकर के एग्जांपल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उससे उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ चुके हैं। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि जो कुछ भी हमने इन दोनों लेवल्स में सीखा था उसको रिफ्लेक्ट करने का समय आ चुका है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने जो कुछ भी सीखा उन सब चीजों को रिकॉल करते हुए, उनको बीच में रिलेशनशिप देखते हुए हम प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। देन वी हैव ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, जो कि डायरेक्टली किसी भी चीज की इफेक्ट और उसकी फीलिंग्स के साथ हमें कनेक्ट करता है। अफेक्ट एंड फीलिंग्स की अगर बात हो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ये कुछ कीवर्ड्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि सीखने और शिक्षण और सिखाने या सीखने का जो तरीका होता है उसकी प्रकृति और उद्देश्य से रिलेटेड हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। फर्स्ट इज टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। तो ऐसा तो नहीं होता, टीचर है कुछ बेचने के लिए तो नहीं है, यहाँ पे नॉलेज हम शेयर करते हैं ना कि बेचते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। सो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, ये एक सामाजिक कार्य है। अब आप लोग पढ़ रहे हो, आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है। टीचिंग implies learning whereas learning does not implies teaching। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि टीचिंग से, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जरूर सीख कर जाओगे, लेकिन लर्निंग का मतलब यानी कि कुछ सीखने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग से ही हो। हम कुछ भी कहीं से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज while लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। सो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है कि टीचिंग में हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को डिलीवर करते हैं। बट यहाँ पे डिलीवर की जगह अगर शेयर वर्ड यूज होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी। Next is teaching is an interaction and is triadic in nature, whereas learning is an active engagement and subject domain। So ये statement भी बिल्कुल correct है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जिसमें कि अगेन ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स एक तरफ दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ उनके बेसिक फीचर्स की बात की गई है। तो सबसे पहले वी हैव स्वयं प्रभा, देन ज्ञान दैट इज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, देन वी हैव ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन एंड ज्ञान धारा। वहीं दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, सो इसको इस तरह से यहाँ पे कवर करते हैं। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा एक फ्री डीटीएच चैनल हमें प्रोवाइड कराता है, एजुकेशनल चैनल्स ये हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा को हम डायरेक्टली इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, सो इसको आप लोगों को इस तरह से याद रख लेना है। राइट, तो स्वयं प्रभा को हमने इससे मैच कर दिया। ज्ञान वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज को सिर्फ सुन सकते हैं। वाणी तो किसको सुन सकते हैं, हम एफएम को सुन सकते हैं। सो सी को हमने डायरेक्टली मैच कर दिया फर्स्ट के साथ। ठीक है, सी को हमने फर्स्ट के साथ मैच कर दिया। देन वी हैव ज्ञान दर्शन। दर्शन मतलब किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, सो ज्ञान दर्शन डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा, एजुकेशनल टीवी चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो ये हम इसके साथ मैच कर चुके हैं। ओके, देन वी हैव ज्ञान धारा। ज्ञान धारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान धारा क्या है, ऑडियो काउंसलिंग सर्विसेज है जो कि इंटरनेट के थ्रू हमें मिलती है। ये इसको हम मैच करेंगे। देन वी हैव ज्ञान। ज्ञान क्या है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ये क्या है, टैलेंट पूल है जिसमें कि साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते हैं, उनकी एंगेजमेंट रहती है विद इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से कुछ कीवर्ड्स की मदद से आप इन रिपीटेड क्वेश्चंस को याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। ये स्टेटमेंट्स देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने पढ़ी। यही होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप पीवाईक्यूज करते हो तो आपको पता लगता है कि वही क्वेश्चंस एनटीए रिपीट करता है। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, की हर एक तरह की टीचिंग से लर्निंग जरूर होती है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिलीवर्ड फ्रॉम टीचिंग। यानी कि अगर हमने सीखने के लिए जो उपयोगी चीजें होती है उसको उपयोगफुल बनाना है, तो उसके लिए वो चीजें टीचिंग की मदद से ही पूरी हो सकती हैं। यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सीखने के लिए टीचिंग की जरूरत नहीं होती है। किसी स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए हर बार किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, वो कुछ चीजें अपने आप भी सीखते हैं, कुछ चीजें सेल्फ स्टडी से भी सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट करके बताओगे एंड मैं वहीं आपको बताऊंगी कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर आंसर नहीं आता होगा तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं पे आपको इसका आंसर बता दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। अगर हमें अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाना है तो महत्वपूर्ण व्यवहार कौन सा होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, हिंदी इंग्लिश में पढ़िए एंड आंसर मुझे जरूर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं। एक तरफ लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं एंड उसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, यानी कि किसी छात्र को पहले से उस चीज में कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। लर्नर का फैमिली लिंकेज, यानी कि अगर टीचर और लर्नर के बीच में कोई फैमिली रिलेशनशिप है तो ये स्टेटमेंट गलत है। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, यानी कि वो कितना योग्यता रखता है। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो शिष्य है, शिक्षार्थी है, वो कौन से लेवल पर है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं नर्सरी केजी के बच्चे को हम लोग एनटीए का लेवल का पढ़ा रहे हैं। लर्नर्स फूड हैबिट एंड हॉबीज, तो लर्नर क्या जो खाता है, जो उनकी हॉबीज हैं, उनसे टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, यानी कि उनके धार्मिक संबंध क्या हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में जब हम पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जब टीचिंग होती है, द फाउंडेशन ऑन which a warm and nurturing relation with learner can be built is called। so उस समय पे एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा संबंध कैसे बनाते हो एज अ टीचर, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो वो टीचर का अफेक्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर का प्रभाव इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग टीचर बन जाओ एंड स्टूडेंट्स को आप लोग बातों में लगा कर रखो, हंसी मजाक करते रहो एंड पढ़ाओ ही नहीं। वो कुछ समय के लिए स्टूडेंट्स को पसंद आएगा, लेकिन जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वो आपको पसंद करना बंद कर देंगे। तो आपका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रह भी रहे हो। एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम, बट वहीं पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जानी चाहिए। Okay. Next is, on the basis of summative test, a teacher is interpreting his or her students' performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior। so इसको क्या बोला जाता है? इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर काउंट किया जाता है। इसमें क्या होता है? देखो, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है, जज किया जाता है। ये 4 टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और आता है समेटिव इवेल्युएशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्राइटेरियन रेफरेंस में, यानी कि मानदंड सेट कर दिया जाता है। अगर मानदंड ये है कि 60% से ज्यादा वाले बच्चों को पास किया जाएगा, उससे कम वाले बच्चे सभी फेल हो जाएंगे, तो एक मानदंड है। उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स का क्या करते हैं? उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। कॉग्निटिव हियर मींस मेंटल एबिलिटी। किसी भी छात्र की संज्ञानात्मक या फिर उसके मेंटल लेवल को अगर हमें देखना है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है? तो लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि दृश्य साक्षरता का स्तर। अगला क्वेश्चन है, एम्पैथी इन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिटी। नेक्स्ट इज, एम्पैथी लाइक लिंक्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो एम्पैथी क्या होता है? सहानुभूति। क्या सहानुभूति टीचर और स्टूडेंट को लिंक करती है? बिल्कुल करती है। ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट को हम सहानुभूति की नजर से ही देखें, बट कहीं ना कहीं वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर सेड टू बी हाई लेवल आउटकम्स। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज। पहले डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, तो देखो, अगर हम लोग फैक्ट, किसी चीज के फैक्ट और नियम समझ लेते हैं तो वो हाई लेवल आउटकम हमें देता है, यानी कि उच्च स्तरीय परिणाम एक स्टूडेंट को देता है। अगर एक स्टूडेंट का हमें पता है, जैसे अगर आप लोगों ने, मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि सेम डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप लोग इजीली एनालाइज कर सकते हो। ओके। एंड थर्ड, वी हैव अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैसे हम लर्निंग आउटकम्स को, यानी कि सीखने के परिणामों को एक अच्छा लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ये थे आज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हर साल लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।